डियर स्टूडेंट्स, पीबीएम ऑनलाइन स्टडी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं इंजीनियर मनोज कुमार गुर्जर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं भौतिक विज्ञान की विशेष कक्षाओं में। प्रिय विद्यार्थियों, आज अब हम डिस्कशन करेंगे प्री बोर्ड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की। जो आपका चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 का प्री बोर्ड है, उनमें हर एक चैप्टर्स के अपन कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे जो बड़े क्वेश्चंस हैं। एज इट इज़ आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर भी ये क्वेश्चंस इसी प्रकार से मिलेंगे। बड़े क्वेश्चंस हैं, जितने भी बड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको पता है 5वें और 6वां चैप्टर दोनों मिलकर के 4 नंबर के हैं, जिसमें से एक 3 नंबर का बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले अपन 6वें चैप्टर के बारे में बात करेंगे कि 6वें चैप्टर के अंदर जो है आपसे किस प्रकार के कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो 3 नंबर में आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है अपना, जो पहला क्वेश्चन आता है वो आता है किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम आपसे 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है, इसके बारे में। किरचॉफ का दूसरा नियम क्या होता है, ये किस पर आधारित होता है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है 6 चैप्टर में। ये दोनों क्वेश्चन एक एक नंबर में आपसे पूछे जा सकते हैं कि क्या होता है और किस नियम के ऊपर आधारित होता है। इसके बाद में आता है व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है और ये किस नियम के ऊपर आधारित होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 3 नंबर के अंदर। व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है, इसका सिद्धांत लिखिए, ये कैसे कार्य करता है और इसके लिए आवश्यक सूत्र की स्थापना कीजिए। इसके बाद में चौथा महत्वपूर्ण टॉपिक आता है यहाँ मीटर सेतु। मीटर सेतु जो है आपके प्रैक्टिकल की तरह नज़रिए से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल में भी अपन इसका यूज करते हैं। तो मीटर सेतु जो है वह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। जैसा कि व्हीटस्टोन सेतु में अपन 3 ज्ञात प्रतिरोधों की सहायता से एक अज्ञात प्रतिरोध की वैल्यू निकालते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी अपन एक कांस्टेंट मैग्नीज धातु का तार लेते हैं और उसके ऊपर गति करवाई जाती है। उसको जोकी को, जैसे जोकी को गति करवाते हैं तो गैल्वेनोमीटर में 0 विक्षेप उत्पन्न होता है। उस स्थिति को ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्व किया जाता है और विभवमापी से तार की लंबाई माप ली जाती है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से अपन बात करते हैं विभवमापी की, वोल्टमीटर की, उसी प्रकार से विभवमापी के अंदर विभवमापी भी क्या होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है विभवमापी जो जिससे अपन 2 चीज़ें ज्ञात करते हैं। एक तो करते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल जो है उसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, जिसको स्मॉल r से आप रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि दूसरा अपन विद्युत वाहक बलों की तुलना करते हैं। E1 और E2 2 विद्युत वाहक बल होते हैं, उनकी आपस में तुलना की जाती है, ये भी विभवमापी के द्वारा की जाती है। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करना और विभवमापी से 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। इसके पश्चात 6 आता है अपना वोल्टमीटर और एमीटर का अनुसंशोधन। वोल्टमीटर और एमीटर का अनुसंशोधन ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपको 3 नंबर में पूछा जा सकता है। ग्राफ पूछ सकता है इसका, वोल्टमीटर और एमीटर में किस प्रकार से संशोधन किया जाता है। एमीटर का संशोधन, अनुसंशोधन और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर आपको वोल्टमीटर और विभवमापी की सहायता से एमीटर का अनुसंशोधन किया जाता है, जहाँ पर रेजिस्टेंस प्रतिरोध की जगह 1 ओम लिया जाता है। ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे चैप्टर नंबर 6 से संबंधित जो आपसे पूछे जा सकते हैं एज इट इज़ बोर्ड एग्जाम में और आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स के अंदर भी। इसके बाद में अपन बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की। अपना नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चैप्टर है। नई परीक्षा प्रणाली के अनुसार चैप्टर नंबर 7 से 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है और इसके और में भी 7वें ही चैप्टर का 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसके और में भी 7वें चैप्टर का आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यदि मैं बात करूं चैप्टर नंबर 7 की, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, उनके बारे में अपन डिस्कशन करें। पहला टॉपिक आता है बायो-सावर्ट का नियम व उसका अनुप्रयोग। बायो-सावर्ट के क्या क्या नियम हैं। सबसे पहले आपको बायो-सावर्ट के नियम को डिफाइन करना है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान dB जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होता है, dB इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dl होता है, dB द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल sin थीटा होता है और अपॉन r² इसका आ जाता है। तो बायो-सावर्ट का नियम जो है वो किसके ऊपर आधारित होता है। बायो-सावर्ट का जो नियम है वो चुंबकीय क्षेत्र में किस प्रकार से अपने को प्राप्त होता है, सबसे पहले आपको नियम लिखना है। इसके 3 से 4 अनुप्रयोग हैं, तो 4 अनुप्रयोग हैं, 4 के 4 अनुप्रयोग आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए। इनमें से एक कोई भी अनुप्रयोग आपसे परीक्षा में एज इट इज हर वर्ष मिलता है, तो आपको बायो-सावर्ट का नियम और उसके अनुप्रयोग अच्छे से करने हैं। एम्पियर का नियम और उसके अनुप्रयोग, ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहले एम्पियर को नियम को आपको डिफाइन करना है, BDL = μ0 सिग्मा I, और इसके अनुप्रयोग हैं 3-4 अनुप्रयोग हैं। सबसे पहला है बेलन के बाहर, बेलन के अंदर और बेलन की सतह के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं अपन। दूसरा जो अनुप्रयोग यहाँ से आता है, दूसरा अनुप्रयोग आता है टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं, परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं। ये सभी एम्पियर के परिपथीय नियम के अंदर शामिल होते हैं, जिनमें से भी कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चल कुंडली धारा पर भी ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि धारामापी होता है, जिसके द्वारा अपन गैल्वेनोमीटर बोलते हैं इंग्लिश में, जिसके द्वारा अपन धारा का मापन किया जाता है। समांतर धारावाही चालक,
दो समांतर धारावाही चालक दिए हुए होते हैं, दोनों समांतर धारावाही चालक एक दूसरे के ऊपर बल लगाते हैं, उस कंडीशंस में एक चालक तार दूसरे पर जो बल लगाता है और दूसरा चालक तार पहले पर जो बल लगाता है, उनके अंदर क्या संबंध होता है, इसका डेरिवेशंस भी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति, यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना 5वें नंबर का, कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें कोई भी कण है जो किस प्रकार से गति करता है, उसके बारे में अलग अलग स्थितियाँ होती हैं। यदि कण थीटा बराबर 0 डिग्री पर प्रवेश करे, थीटा बराबर 90 डिग्री पर प्रवेश करे, थीटा बराबर 180 डिग्री पर प्रवेश करे, तो उस स्थिति में आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियाँ, हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियाँ महत्वपूर्ण टॉपिक है। हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियाँ भी, हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियों से संबंधित कोई भी क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है कि भाई हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियों के लिए आवश्यक सूत्र की स्थापना सामान्यतः करवाई जाती है, जो पिछले साल पूछा गया है हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल्स। इसके बाद में अपना 8वां चैप्टर आता है। 8वें चैप्टर के अंदर 3 क्वेश्चन आते हैं 1-1 मार्क्स के, जो आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं। आपको पूरा चैप्टर्स एज इट इज़ पढ़ना है, उसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में, 1-1 नंबर के तीनों क्वेश्चंस आते हैं। उस चैप्टर्स में 1-1 लाइनें आपको पढ़नी है। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है। और इसके बाद में आता है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 के अंदर अपन यदि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आता है फैराडे का नियम, जिसमें फैराडे का प्रथम और फैराडे का दूसरा नियम जो है उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। और फैराडे का पहला और फैराडे का दूसरा नियम जो है वो महत्वपूर्ण है। इसके बाद में दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है लेंज का नियम। लेंज का नियम फैराडे के पहले नियम के ऊपर दूसरे नियम के ऊपर आधारित है। पहला नियम दूसरा नियम यदि आपको आता है तो ही आप लेंज का नियम पढ़ सकते हैं, क्योंकि लेंज का नियम जो है केवल दिशा बताता है आपको कि विद्युत वाहक बल की दिशा किस प्रकार से होती है। ऊर्जा संरक्षण महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि विद्युत वाहक बल में ऊर्जा संरक्षण के नियम की किस प्रकार से पालना करता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि 9वां और 10वां चैप्टर एक बनकर के एक यूनिट का निर्माण करते हैं और यहाँ से 4 नंबर का सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो आपको ऊर्जा संरक्षण का भी पूछ सकता है, या लेंज नियम पूछ सकता है, फैराडे नियम पूछ सकता है, या स्व प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण। स्व प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, किस प्रकार से जब फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो धारा का मान परिवर्तित होता है। स्व प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण के अंदर अपन इसके बारे में पढ़ते हैं। चक्ति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना, ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कि जब भी कोई चक्ति है वो कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखी हुई है, जब घूर्णन कर रही है तो उस दौरान आपको बल की गणना करनी है, तो चक्ति के कारण बल आता है। घूर्णन करती हुई धातु की छड़, कोई भी धातु की छड़ जो है वो घूर्णन कर रही है, जब ये घूर्णन गति करती है तो एक वर्ताकार पथ का निर्माण करती है। वर्ताकार पथ का निर्माण करने के कारण वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, आपको चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो प्राप्त होगा तो उसकी अपन गणना करते हैं। ये महत्वपूर्ण टॉपिक थे 9 चैप्टर से संबंधित। अब इसके और में आता है चैप्टर नंबर 10, और चैप्टर का नाम है प्रत्यावर्ती धारा। क्या नाम है चैप्टर का? प्रत्यावर्ती धारा। इन दोनों चैप्टर में से 1-1 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। चैप्टर नंबर जो आपका 9 और 10 है, इनमें से 1-1 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। 1-1 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो सीधे पूछ लिए जाते हैं। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, दिष्ट धारा क्या होती है, या फैराडे का नियम, फैराडे का पहला नियम क्या होता है, फैराडे का दूसरा नियम क्या होता है, लेंज का नियम क्या होता है। ये सीधे आसान से क्वेश्चंस आपको सीधे पूछ लिए जाते हैं कि ये क्या होते हैं। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 के बारे में। चैप्टर नंबर 10 अल्टरनेटिंग करंट नाम है चैप्टर का, प्रत्यावर्ती धारा। और इस चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। पहला टॉपिक आता है इसमें IRMS, धारा का IRMS मान, रूट मीन स्क्वायर, वर्ग माध्य मूल मान आपसे धारा का निकलवा सकता है, जिसका डेरिवेशन आपसे पूछ सकता है। I0/√2, IRMS = I0/√2 होता है। धारा का एवरेज, धारा का औसत मान आपसे निकलवा सकता है। औसत मान पूरे चक्कर के लिए शून्य होता है, क्योंकि आधे चक्कर के लिए धनात्मक आता है और आधे चक्कर के लिए ऋणात्मक, जो आपस में कैंसिल होकर के कितने हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर आता है LR परिपथ। LR का मतलब है L और R। देखिए 3 चीज़ें हैं, L और R है, एक C है। 3 चीज़ों के बारे में अपन पढ़ते हैं। L का मतलब होता है कुंडली के कारण उत्पन्न प्रतिबाधा, R का मतलब होता है प्रतिरोध, C का मतलब होता है संधारित्र में उत्पन्न प्रतिबाधा, RC का मतलब होता है प्रतिरोध और संधारित्र में उत्पन्न प्रतिबाधा।
के कारण परिपथ जो बनता है। और सबसे महत्वपूर्ण है इसमें LCR परिपथ। LCR का मतलब है कि आपका कुंडली भी लगी हुई हो, संधारित्र भी लगा हुआ हो और प्रतिरोध भी लगा हुआ हो, उस दौरान परिपथ के अंदर प्रतिबाधा का मान कितना होगा, जिसे LCR परिपथ बोला जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें आपसे फेजर आरेख भी पूछ सकता है, कला आरेख भी आपसे इनके पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में आता है विशेषता गुणांक। Q से डिफाइन करते हैं, दो तरीके से करते हैं अपन, C में उत्पन्न प्रतिबाधा या L में उत्पन्न प्रतिबाधा तथा R प्रतिरोध में प्रतिरोध जो आता है अपना, उन दोनों के अनुपात को विशेषता गुणांक के रूप में अपन परिभाषित करते हैं, जिसको Q से निरूपित किया जाता है। इस प्रकार से विशेषता गुणांक भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। औसत शक्ति को बोला जाता है एवरेज पावर। एवरेज पावर भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। एवरेज पावर के अंदर P एवरेज निकालते हैं अपन, जो VRMS और IRMS इंटू cos फाई की फॉर्म में आती है, जो जिससे कई बार आंकिक क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। 8वां आता है ट्रांसफार्मर। जब कोई भी डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है तो कई बार क्या होता है, थ्योरेटिकली हर बार बोर्ड के अंदर ये होता है कि एक आपका टॉपिक थ्योरेटिकली पूछा जाता है। थ्योरेटिकली टॉपिक की यदि बात करें तो ट्रांसफार्मर महत्वपूर्ण टॉपिक है। कई बार जैसे अभी अपन ने बात की विभवमापी की, जैसे विभवमापी नहीं पूछा जाता है तो वहाँ से एक थ्योरेटिकल टॉपिक पूछना अनिवार्य होता है, तो आपसे कई बार ट्रांसफार्मर यहाँ से पूछ लिया जाता है। ट्रांसफार्मर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपको आना चाहिए। ट्रांसफार्मर होता क्या है, कौन से सिद्धांत के ऊपर ये कार्य करता है, इन सब बातों का आपको पता होना चाहिए। साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ से ये आती है कि चैप्टर नंबर 10 से कान खोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अच्छी तरीके से सुनना है इसको और आपको ये काम करना है, क्योंकि यहाँ से चैप्टर नंबर 10 से एक आंकिक क्वेश्चन पूछा जाता है। 101% यहाँ से एक आंकिक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो IRMS इज इक्वल टू I0/√2 वाली डेफिनेशन से पूछ लेता है मेनली, या आपको इक्वेशन दे दी जाती है V इज इक्वल टू V0 sin ओमेगा टी की फॉर्म में, I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा टी की फॉर्म में। वहाँ से आपको VRMS IRMS की वैल्यू पूछ सकता है या शक्ति की वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है। तो यहाँ इस चैप्टर के आपके आंकिक क्वेश्चंस भी पूरे आंकिक क्वेश्चन करने हैं। अपन ने सभी चैप्टर्स के महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में पढ़ लिया है, अभी आपको बताए हैं। चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 5 चैप्टर हैं जिनका प्री बोर्ड है। उनके महत्वपूर्ण टॉपिक्स अपन ने अभी बात किए हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। इससे पहले अपने 5 चैप्टरों का प्री बोर्ड हो चुका है, 5 का अब है और इसके बाद में 5 का 10 तारीख को है। इस प्रकार से पूरी किताब का एक बार रिवीजन हो चुका है और इसके बाद में अपन पूरी किताब का एक बार प्री बोर्ड हो लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ये बोर्ड की नज़रिए से भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जो आज आपको बताए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।